सायरन बजाती हुई एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस शहर की तेज रफ्तार सड़क पर दौड़ रही थी। एम्बुलेंस के आगे कई और गाड़ियां थीं जिनकी खिड़कियों से लगभग लटके हुए लोग आगे चलती गाड़ियों को किनारे होने के लिए चीख रहे थे ताकि एम्बुलेंस को रास्ता मिल सके। पूरे शहर में शोर बरपा हुआ था। हर तरफ इसी खबर पर बात हो रही थी कि राज्य की बड़ी सियासी पार्टी के पुराने नेता जॉन फॉर्डर पर किसी ने गोलियां फायर की थी। दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज स्टोरी बॉक्स में मैं आपको सुना रहा हूं रॉबर्ट बार साहब की लिखी कहानी का हिंदी वर्जन जिसका नाम है मिडनाइट मर्डर। तो एम्बुलेंस सिटी हॉस्पिटल के जो मेन गेट था उस पर आकर रुकी। वहां पर बड़े अखबारों के जर्नलिस्ट पहले से मौजूद थे। चुनाव का वक्त था तो इसलिए खबर और तेजी से फैली। ये उस जमाने की बात है जब न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, लेकिन खबरें तब भी घंटे दो घंटे में पूरी शहर में जंगल में आग की तरह फैल जाती थी। पुलिस ने पत्रकारों को किनारे करते हुए एम्बुलेंस का दरवाजा खोला तो खून से लथपथ जॉन फॉर्डर और उनकी रोती हुई पत्नी मिसेस फॉर्डर बाहर निकले। जॉन फॉर्डर के 3 गोलियां लगी थी, एक कंधे पर, एक सीने पर और एक पेट के किनारे। अच्छी बात यह थी कि अब तक उनकी सांस चल रही थी। पत्रकारों और चाहने वालों की भीड़ के बीच से फॉर्डर साहब को अस्पताल के अंदर ले जाया गया। उनकी आंखें बंद थीं। कुछ देर के बाद ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर्स ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले उनकी हेल्थ की जो हालत थी उसका जायजा लिया। जॉन फॉर्डर रिएक्ट नहीं कर रहे थे। खून बहुत बह चुका था। बंदूक की बट से उनके सर पर भी वार किया गया था। वो कितनी देर और जिंदा रहेंगे ये कहना मुश्किल था। बहरहाल ऑपरेशन शुरू किया गया। इधर बाहर मिसेस फॉर्डर को उनके जो नजदीकी लोग थे वो संभाल रहे थे। उनके बड़े भाई आर्थर भी थे जो कि एक नामी वकील थे। आर्थर साहब उस वक्त कोर्ट ही जा रहे थे जब उन्हें जॉन फॉर्डर पर हमले की खबर मिली और वो सीधे अस्पताल चले आए। अस्पताल के बाहर बल्कि पूरे शहर में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई थी। जॉन फॉर्डर एक लोकप्रिय नेता थे। लोग इस खबर से बहुत नाराज थे कि पुलिस अब तक कुछ खास एक्शन नहीं ले पाई है। लोग इस खबर से इतने नाराज थे कि कुछ शहर के पुराने इलाकों में लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और जगह जगह होने वाले प्रदर्शन में हमलावर को फांसी देने की मांग की जाने लगी थी। चलिए अब आपको शुरुआत से बताते हैं, सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि हुआ क्या था। घटना सुबह 9 बजे के आसपास हुई। उस सुबह जॉन फॉर्डर साहब जो थे वो अपने बंगले के पिछले हिस्से में, जहां सुबह अच्छी धूप आती थी, वहां अकेले बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। वो जगह ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। चुनावी मसलों के लिए कई लोग उनसे वहां मिलने आते थे और फॉर्डर साहब वहीं उनसे बात करते थे। तो सुबह भी वो अखबार पढ़ते हुए वहां पर फिलहाल अकेले बैठे हुए थे और अपने दिन की पहली कॉफी का इंतजार कर रहे थे। उनकी जो पत्नी थी मिसेस फॉर्डर, वो बावर्ची खाने में कुछ नौकरों के साथ खड़ी ट्रे सजा रही थी। ठीक उसी वक्त यानी 9:03 पर पहली गोली चलने की आवाज आई। फिर दूसरी गोली चली और फिर तीसरी। मिसेस फॉर्डर और उनके पीछे उनके जो नौकर थे वो हड़बड़ाकर भागे। जहां से गोली चलने की आवाज आई थी वो बदहवास वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जॉन फॉर्डर साहब खून से लथपथ कुर्सी की एक तरफ झुके हुए थे। उनका रेशमी गाउन जो सफेद रंग का था वो लाल हो चुका था और वहीं पर एक नकाब पोश आदमी हाथ में बंदूक लिए हुए उस लॉन की ऊंची दीवार को फांद कर भागने की कोशिश कर रहा था। इत्तेफाक से हड़बड़ाहट में बंदूक उसके हाथ से गिर गई थी और वो जो दीवार थी उसके ऊपर कांटों वाला तार था। तो मिसेस फॉर्डर तो मिस्टर फॉर्डर को पकड़ के जोर से रोने लगी, चीखने लगी, लेकिन इतनी देर में घर के कुछ नौकर थे, उन्होंने फुर्ती से लपक कर उस हमलावर को दबोच लिया और चंद ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी आई जिसमें उस हमलावर को बैठाकर पुलिस ले गई और एम्बुलेंस जो थी वो मिस्टर फॉर्डर को लेकर अस्पताल चली आई जहां अब उनका ऑपरेशन हो रहा था। और पुलिस स्टेशन की अंधेरी कोठरी में उस आरोपी से शुरुआती इंटरोगेशन चल रहा था। उस शख्स की आंखों पर एक जुनून सा था। उसके चेहरे और उसके जिस्म पर ताजा चोट के निशान थे।
उसे नौकरों ने और बाद में पुलिस ने भी पीटा था। उसका नाम था ल्यूकस। वो एक दूसरी पार्टी का बड़ा कार्यकर्ता था। उसने बताया कि उसके मुताबिक जॉन फॉर्डर के उस पर लगाए गए करप्शन के आरोपों की वजह से पार्टी ने उसे चुनाव का टिकट नहीं दिया था, वरना वो इस बार के चुनावों में एक मजबूत कैंडिडेट साबित हो सकता था। इसीलिए उसने फॉर्डर साहब पर हमला करने का फैसला किया। गुस्से में आकर, तो तुमने इसलिए उन्हें मारने का फैसला कर लिया? एक पुलिस अफसर ने हैरानी से पूछा। तो वो बोला, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैं उन्हें बस घायल करके भागना चाहता था ताकि जॉन फॉर्डर इलेक्शन तक अस्पताल में रहे, वो अपने चुनावों का प्रचार न कर पाए और वो चुनाव हार जाए। इसलिए मैंने गोली कंधे पर मारी थी। लेकिन फॉर्डर मुझ पर झपट पड़े और फिर हाथापाई में बाकी की गोलियां चल गई। इंस्पेक्टर, मेरा इरादा नहीं था उन्हें गोली मारने का। मैं कोई प्रोफेशनल मर्डरर नहीं हूं। इधर अस्पताल में कुछ घंटों के ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मिस्टर फॉर्डर को आईसीयू में रख दिया। ये उस जमाने की बात है जब वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, लेकिन फिर भी जो भी मशीनें लग सकती थीं वो लगाई गई और उन्हें बचाने की कोशिश की गई। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, उसमें जरा भी सुधार नहीं था। ये कोई नहीं कह सकता था कि जॉन फॉर्डर अगले 2 घंटे तक जिंदा रहेंगे, 2 हफ्ते तक जिंदा रहेंगे या 2 महीने तक, कोई नहीं बता सकता था। बहरहाल वाकई को थोड़ा आगे ले जाते हैं तो हुआ यूं कि इस हादसे को फिर 5 दिन गुजर गए। जॉन फॉर्डर अब भी आईसीयू में थे। उनके सर पर चोट थी जिसकी वजह से वो कोमा में चले गए थे और हालत उनकी बहुत ज्यादा नाजुक थी। सांस चलते चलते तेज हो जाती थी, धड़कनों का पल्पिटेशन था, ब्लड प्रेशर कभी बहुत हाई हो जाता था, कभी बिल्कुल लो हो जाता था। मिसेस फॉर्डर की दुनिया में उनके शौहर जॉन फॉर्डर से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं था। उनकी पूरी जिंदगी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती थी। एक शाम उन्होंने अपने वकील भाई आर्थर को फोन किया और उससे थोड़ा सख्त लहजे में पूछा, क्या कर रहे हो तुम? उस कमीने ल्यूकस को अब तक फांसी क्यों नहीं हुई? आखिर कब फांसी होगी उसे? वकील साहब आर्थर ने अपनी बहन को समझाते हुए कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं ये कोशिश करूंगा कि वो उसे सख्त से सख्त सजा मिले। सख्त से सख्त सजा? मिसेस फॉर्डर ने गुस्से में बात रिपीट की। मतलब क्या है तुम्हारा? उसे सजाए मौत क्यों नहीं होगी? वो बोले, देखो कुछ कानूनी मजबूरियां होती हैं। अब यहां का यही कानून है। क्या कानून है? कि कोई किसी का कत्ल कर दे और उसे फांसी भी नहीं होगी? कत्ल नहीं हुआ है उसका भी, कत्ल की कोशिश है। देखो मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हें यह अजीब लगेगा, लेकिन कानून यही है यहां का। अगर किसी आदमी पर जानलेवा हमला होता है और उसके बाद वो 2 महीने तक नहीं मरता, तो यह माना जाता है कि उसकी मौत का उस हमले से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। जॉन फॉर्डर की भले सिर्फ सांसें चल रही हैं, लेकिन वो मरे नहीं है। दुआ करो कि वो बच जाए। अजीब लगा होगा आपको ये सुनकर, लेकिन ब्रिटेन के उस राज्य का उस साल तक तो कानून यही था। हालांकि अब वो बदल गया है, लेकिन तब हमले और मौत के बीच के वक्त से यह तय होता था कि मौत की वजह वो हमला माना जाए या नहीं। दरअसल इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे लोग उन दिनों जो थे वो मेडिकल साइंस क्योंकि बहुत कामयाब नहीं थी, तो वकील लोग इसका फायदा उठाते थे और वो किसी की मौत का ठीकरा किसी ऐसे आदमी के सर पर फोड़ देते थे जिससे उनकी रंजिश हो और कई साल पहले कभी उसने उन पर लड़ाई झगड़ा किया हो, मारपीट की हो या कोई हमला किया। उन दिनों ऐसे सीन कोर्ट में आए दिन देखने को मिलते थे, जहां कोई वकील जो था वो कोर्ट से कहता हुआ सुनाई देता था कि मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट के पिता का झगड़ा 8 साल पहले फला आदमी से फला जगह पर हुआ था और उस झगड़े में फला आदमी ने उनके सर पर बोतल से वार किया था। 8 साल से उसी चोट का नासूर उनके दिमाग में पकता रहा और उसी वजह से उनकी मौत हुई कुछ दिन पहले।
अब सबूतों की कमी की वजह से और मेडिकल साइंस की जो अपनी लिमिटेशंस थी, उसकी वजह से अदालत को ये मानना पड़ता था, चाहे उस वक्त के हमले से अभी जो उसकी मौत हुई, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन ना हो, लेकिन अदालत को मानना पड़ता था। जब इस कानून का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल होने लगा, बहुत बढ़ गया इसका गलत कानून, तो इसे बदला गया और ये तय हुआ जो अभी मिस्टर आर्थर ने अपनी बहन मिसेस फॉर्डर को बताया कि हमला होने के बाद 2 महीने के अंदर अगर मौत नहीं होती है तो यह माना जाता है कि उस हमले का इसकी मौत से कोई कनेक्शन नहीं है। अजीब है, लेकिन यही सच था। यही वजह थी कि जेल की सलाखों के पीछे बैठा आरोपी ल्यूकस उन दिनों मिसेस फॉर्डर के बाद वो दुनिया का दूसरा आदमी था जो चाहता था कि जॉन फॉर्डर 2 महीने जिंदा रह जाए ताकि उस पर सिर्फ हमले का केस चले, ना कि मर्डर का। जेल के अटेंडेंट्स ने पत्रकारों को बताया था कि वो जेल के अफसरों से अक्सर जॉन फॉर्डर की तबीयत पूछता रहता था बार बार कि अब वो कैसे हैं, और हर बार उसे यही बताया जाता था कि वो कोमा में है और उनकी हालत नाजुक है। मिसेस फॉर्डर उन दिनों अस्पताल में बिस्तर पर बेहोश पड़े मिस्टर फॉर्डर साहब के सिरहाने बैठी रहती थी और दुआओं में उनकी आंखें बंद रहती थी, जिनकी कोरों से आंसू लकीर बनकर उनके गालों पर लुढ़कते रहते थे। कहते हैं कि सबसे सच्ची जो दुआएं होती हैं, सबसे गहरी जो दुआएं होती हैं, वो मंदिर और मस्जिद में नहीं, अस्पतालों में मांगी जाती है। यही वो जगह है जो बताती है कि इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती क्या है, जीने के लिए क्या जरूरी है और इंसान की असल जरूरत क्या है। 1.5 महीना हो गया था, लेकिन जॉन फॉर्डर साहब की हालत में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ था। लगातार पीठ के बल लेटे होने की वजह से उनकी पीठ पे जख्म हो गए थे। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में 2 लोग मिलकर करवट दिलाते थे। इंसान की जिंदगी का जो सबसे अंधेरा वक्त होता है, उसी वक्त में उसे अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन याद आते हैं। मिसेस फॉर्डर को याद आ रहे थे वो दिन जब कॉलेज से घर आते हुए ट्राम में, वो जवानी के दिन थे, ट्राम में उन्हें फॉर्डर साहब रोजाना दरवाजे पर इंतजार करते मिलते थे। बेल बॉटम पहने हुए फॉर्डर साहब अपनी कोट की जेब में एक फूल लगा कर आते थे। वो अपने पार्टी ऑफिस के बगीचे से रोजाना तोड़कर वो फूल अपने पास लगाते थे और वो लेके जाते थे। कितनी हसीन यादें थी वो, जिनमें उन्होंने साथ साथ दुनिया के कई देशों में सफर किया, मोहब्बत की और फिर शादी की। वो यादें उनके जहन में अंधेरे में जुगनुओं की तरह झिलमिला रही थी। खैर, हमले की खबर जो थी वो पुरानी हो गई थी, लेकिन अखबारों में जॉन फॉर्डर की सेहत से जुड़ी खबरें लगातार छप रही थी। जिन दिनों ये 2 महीने वाला कानून हुआ करता था, उन दिनों इस तरह के हमलों के बाद 2 महीने तक जख्मी शख्स की खबरें खास तौर पर छपती थी और यह भी बताया जाता था कि अब कितने दिन बाकी हैं हमलावर के पास, यह तय करने के लिए कि उस पर हमले का केस चलेगा या फिर मर्डर का। तो आज शाम के अखबारों में बताया गया था कि ल्यूकस के पास अब सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है। अगर 3 दिन में जॉन फॉर्डर बच जाते हैं तो ल्यूकस पर मर्डर का जो केस था वो नहीं चलेगा, सिर्फ हमले का चलेगा। और कहने वाले ये भी कह रहे थे कि अगर चुनाव में उसकी पार्टी जीतती है तो फिर उसे जमानत भी आसानी से मिल जाएगी, इसके पूरे चांस थे। अगली शाम जब मिसेस फॉर्डर अस्पताल की प्राइवेट रूम में एक नर्स के साथ अपने हस्बैंड जॉन फॉर्डर के बिस्तर के पास खड़ी थी, उसके ग्लूकोज बॉटल में कुछ गिरती हुई ड्रॉप्स को चेक कर रही थी कि तभी अचानक जॉन फॉर्डर को एक खांसी आई। पिछले 1 महीने 28 दिन में यह पहली बार था कि उन्होंने खांसा था, पर यह खांसी बेहतरी की निशानी नहीं थी। यह इसलिए था क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जॉन फॉर्डर के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो गए थे, जिसकी वजह से ब्लड उनके लीवर में जमा हो गया था, जो एक खांसी के साथ बाहर आ गया था। अचानक बीपी की जो मशीन थी उसकी बीप बीप की आवाज आने लगी। नर्स जो थी वो अचानक डॉक्टर इमरजेंसी चिल्लाते हुए वो
बाहर भागी डॉक्टर से हेल्प लेने के लिए। कुछ देर में डॉक्टर आ भी गए और उन्होंने जल्दी जल्दी लेटे हुए जॉन फॉर्डर साहब, जो कि उस वक्त झटके से सांसें ले रहे थे, उनकी जांच की और फिर बहुत ही नाउम्मीदी से मिसेस फॉर्डर की तरफ देखा और नाम इशारा किया। वो शायद यही कहना चाहते थे कि अब इनका बचना मुश्किल है। दोनों की नजरें मिली, डॉक्टर ने नाम में सर हिलाया। मिसेस फॉर्डर की आंखों में नमी उभरने लगी। डॉक्टर ने करीब आकर उनसे कहा कि लीवर और लंग्स जो है वो उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं जो हम कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन बस। टेक केयर। कहते हुए डॉक्टर उनके कंधे पे हाथ रखकर चले गए। किसी अपने ने आपके सामने दम तोड़ा है कभी? नहीं तोड़ा है तो आप मिसेस फॉर्डर की कैफियत को नहीं समझ सकती। वो शख्स जिसके साथ आपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों को जिया हो, वो जिसके साथ आप आने वाली जिंदगी के नाजुक और चमकदार ख्वाब देखते हैं, वो जब अचानक साथ छोड़कर जाने लगे तो दुनिया वीरान हो जाती है, अंधेरी हो जाती है। मिसेस फॉर्डर की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, गुस्सा भी था। वो गुस्सा था ल्यूकस के लिए, जिसने अपनी रंजिश में उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। वो ल्यूकस जो अगली सुबह जेल की सलाखों के पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि हमले की मियाद 24 घंटे में खत्म हो रही थी। रात 12 बजे तक का वक्त था। अगर 12 बजे तक मिस्टर फॉर्डर जिंदा रह गए तो ल्यूकस पर सिर्फ हमले का केस चलता और उसकी पार्टी चुनाव के बाद उसे आराम से जमानत दिला देती। वो जानता था ऐसा होगा। मिसेस फॉर्डर के वकील भाई आर्थर साहब अस्पताल आए थे 24 घंटे पहले। उन्होंने मरीज की हालत देखी और उसके बाद वापस जाने लगे। जाते हुए उन्होंने अपनी बहन मिसेस फॉर्डर से कहा, मुझे माफ कर देना बहन, मैं तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पाया। ल्यूकस पर अब सिर्फ मामूली केस ही चलेगा। मैं कानून के हाथों मजबूर हूं। आई एम सॉरी। उन्होंने इतना कहा और वो चले गए। मिसेस फॉर्डर ने अस्पताल के उस पीली दीवारों वाले कमरे में लगी घड़ी पर नजर डाली। रात के 11:30 बज रहे थे। 12 बजने में थोड़ा ही वक्त था। जॉन फॉर्डर की जो हालत थी उसे देखकर लगता था कि बस ये रात कट जाएगी मुश्किल से। लेकिन अगर ये रात कट गई तो ल्यूकस की आजादी की राह खुल जाएगी। कमरे में एक नर्स भी थी जो थोड़ी देर बाद इंजेक्शन लेने के लिए कमरे से बाहर गई। मिसेस फॉर्डर स्टूल से उठी, मिस्टर फॉर्डर के पास पहुंची। उन्होंने कुछ सोचा और आंसुओं से भरी एक नजर से उन्होंने मिस्टर फॉर्डर के चेहरे को देखा। उनके करीब गई सिरहाने खड़ी हुई, झुककर मरीज के माथे को चूमा और फिर उनका सर अपनी गोद में ले लिया। लेकिन उसी वक्त मिसेस फॉर्डर के चेहरे पर गुस्से और गम के मिले जुले तासुरात थे। उनके दांत कसे हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ताकत लगा रही हैं। कुछ 2 मिनट के बाद जब मिस्टर फॉर्डर का सर वापस तकिया पर गिरा तो वो मर चुके थे। नर्स जब उस कमरे में वापस लौटी तो उसने देखा कि मिसेस फॉर्डर कुछ दूर स्टूल पर बैठी हुई है। उसने मरीज को देखा और फिर अचानक वापस डॉक्टर को बुलाने भागी। उसे डॉक्टर को यह बताना था कि मरीज मर चुका है। हालांकि जो कुछ हुआ उससे किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सबको अंदाजा था कि ऐसा होना ही है। डॉक्टर लौटा
उसने नब्ज देखी और नर्स से कहा कि लिखो, टाइम ऑफ डेथ 11:55। तो कुछ ही देर में पूरे शहर में खबर फैल गई कि मिस्टर फॉर्डर नहीं रहे। अपने पसंदीदा नेता के जाने की जो इसका गम था, इसकी उदासी थी, उसमें लोग डूब गए। अस्पताल के बाहर रोते चीखते लोगों की भीड़ लग गई थी और उसी वक्त शहर के एक दूसरे हिस्से में जेल में बंद ल्यूकस गुस्से में चीख रहा था, क्योंकि अब उसे फांसी होना तय था। वक्त ने इंसाफ कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। YouTube पर देख रहे हैं आप इसे तो कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए। Spotify या Apple पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिए और रेटिंग्स दीजिए, ताकि कहानी जो है वो और लोगों तक जाए। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है रोहन भारती ने। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।